कई वर्षों से इस विषय को लेकर के कार्य कर रहा हूं, तो आज सदन के माध्यम से मैं पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट की चर्चा करना चाहता हूं। हमारे देश का एक स्वर्णिम इतिहास था पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट का, माननीय सभापति महोदय, लेकिन ना जाने ये गौरवशाली इतिहास क्यों धीरे धीरे ढलान की ओर आ गया। एसआर रंगनाथन, जिन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि स्टेट फंडेड लाइब्रेरी सबके लिए सुलभ हो। और ये चिंता तब होती है जब ग्रामीण इलाकों में, अगर आप 2011 का सेंसस देखें तो हजारों हजार को कोई उपलब्धता नहीं है किताबों की। माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद संभवतः मद्रास में पहली बार इसकी दिशा में कानून बना, उसके बाद आंध्रा, कर्नाटका और महाराष्ट्र में भी चर्चा हुई। सोशल वॉलंटरी एक्शन मूवमेंट ने भी इस पर काम किया, लेकिन महत्वपूर्ण है केरल का एक उदाहरण जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। केरल में ग्रंथशाला आंदोलन से एक नेटवर्क, डेंस नेटवर्क का जन्म हुआ। आज की डेट में हम स्वच्छ भारत अभियान पे, माननीय सभापति महोदय, काम कर रहे हैं। पारिस्थितिक स्वच्छता के साथ साथ देश को मानसिक स्वच्छता की भी आवश्यकता है, और इसके लिए बेहद आवश्यक है कि लाइब्रेरी जो कि खो गई है, गुम हो गई है हमारी प्राथमिकताओं से, उस पर बात हो। क्योंकि लाइब्रेरी एक सिविक स्पेस भी होता है, और वो स्पेस का खो जाना, क्योंकि अगर आप गौर करें, ये जो टेलीविजन और विजुअल मीडियम है, ये पैसिव कंजम्पशन को प्रमोट करती है, जबकि लाइब्रेरी जैसी चीज सिविक स्पेस में वो एक कोलैबोरेटिव डिस्कशन को प्रमोट करती है। इस देश को आज बेहद आवश्यकता है कि इस प्रकार की कार्यशैली को हम विकसित करें। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ, किताबों की दोस्ती सबसे बेहतर होती है, न वह आपको परखती है, न बदलने की शर्त रखती है, जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेती है, न अतीत की पूछताछ, न वर्तमान पर कोई दबाव। किताब आपके अकेलेपन को आपकी कमजोरी नहीं मानती, बस चुपचाप आपके पास आके बैठ जाती है। शायद इसी वजह से किताबें कभी नाराज नहीं होती, बस धैर्य से इंतजार करती है आपके फिर से लौट आने का। ये लौट आने का वक्त है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदयों से मैं आग्रह करूंगा कि लाइब्रेरी आंदोलन को सशक्त बनाइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, अन्यथा व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे सुबह शाम होती रहेगी। श्रीमान राम जी। धन्यवाद मान्यवर। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूं। भारत में खाने के सामान में हानिकारक केमिकल और पेस्टिसाइड का बढ़ता उपयोग पहले तो मात्र फसलों तक ही सीमित था। अब पैक्ड खाना, फल, फ्रूट, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक, बच्चों के स्नैक्स, पैक्ड खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स, नूडल्स, कैंडी, फ्लेवर स्नैक्स आदि स्वाद बढ़ाने के लिए टेस्ट एनहेंसिंग केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे घर में बने खाने को छोड़कर पैक्ड फूड के आदी हो जाते हैं, जबकि इनमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसे हानिकारक केमिकल निर्धारित मात्रा से अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में तमाम तरह की गंभीर बीमारियां पनपती हैं। इसके अलावा बच्चों में फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा मान्यवर, तमाम तरह के कैंडी जिनका फ्लेवर स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ऑरेंज आदि स्वाद के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर का उपयोग होता है, जो कि एक हानिकारक केमिकल है। आए दिन टीवी पर बड़ी बड़ी कंपनियां चॉकलेट का प्रचार करती हैं और बेचती भी हैं, और उनमें भी बड़ी मात्रा में पाम ऑयल का यूज करती हैं, जो कि एक हार्ट के लिए भी हानिकारक है मान्यवर। इसके अलावा मान्यवर, आज दूध को भी केमिकल से बनाया जा रहा है, जिसमें नकली पनीर व मावा आदि बनाया जा रहा है। इसके अलावा मान्यवर, तमाम तरह के फलों को कैंसरस केमिकल से पकाया जाता है, जैसे कि आम, पपीता, केला आदि कैल्शियम कार्बाइड में पकाया जा रहा है। इसकी वजह से तमाम तरह की गंभीर बीमारियां शरीर में पनप रही हैं। अब तो केला और अंगूर को भी सुरक्षित नहीं रहा, केला को हानिकारक केमिकल में डुबाया जाता है और अगले दिन पका हुआ पीला चमकदार केला मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ ही अंगूर अब हानिकारक हो गया। अब तो डॉक्टर भी अंगूर खाने से मना करते हैं। अंगूर तोड़ने के बाद सड़ने से बचाने के लिए, ताकि वह कई दिनों तक फ्रेश बना रहे, उसको सल्फर डाइऑक्साइड
पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, कार्बेंडाजिम, फफूंदनाशक, थायोबेंडाजिन आदि खतरनाक फंगिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग किया जा रहा है। यह सब पूरे देश में खुल्लम खुल्ला बाजार में बेचा जा रहा है, लेकिन हमारी सरकारी संस्था FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाक के नीचे हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन इसको त्वरित कार्रवाई करके रोकने में असमर्थ नजर आ रहा है। यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सरकार इस पे कड़े कानून बनाए और यह देश के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए और देशवासियों के लिए हित में होगा। इसको तत्काल प्रभाव से रोकने पर सरकार विचार करे, यही मेरी मांग है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। श्रीमान संजय सेठ जी। धन्यवाद सर। महोदय, मैं आज पूरे सदन और देश का ध्यान भगवान शिव की नगरी काशी के पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत की तरफ दिलाना चाहता हूं। वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन और लगातार बसे शहरों में से एक है। यहाँ के प्राचीन मंदिर, पौराणिक गंगा घाट, सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं इसे यूनिक बनाती हैं। यहाँ के संगीत और कला बेजोड़ है तथा यहाँ की बिल्डिंग आर्किटेक्चर न केवल पुराना है बल्कि विश्व भर में सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है। पिछले 11 सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व में वाराणसी ने विकास की महत्वपूर्ण यात्रा तय की है। 2014 से पहले ये शहर गंदगी, टूटी सड़कों व लटकते तारों का जाल से जूझ रहा था, परंतु आज यह एक ग्लोबल सिटी बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपनी 53 यात्राओं में इस कर्मभूमि को 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है। चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर हो या घाटों का पुनर्निर्माण हो या सड़कों का चौड़ीकरण हो, हर जगह विकास दिख रहा है। रेलवे के द्वारा भी 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर के प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं और ये सब जमीन पर दिख रहे हैं। इस शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा असर टूरिज्म पर पड़ा है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार 7.26 करोड़ से ज्यादा पर्यटक वाराणसी आए हैं तथा रिकॉर्ड 120 देशों के पर्यटकों ने वाराणसी में दर्शन किए हैं। यह दिखाता है कि वाराणसी टूरिज्म का हब बन गया है। लेकिन महोदय, इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहर होने के बावजूद वाराणसी की किसी भी सांस्कृतिक धरोहर को अभी तक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आधिकारिक रूप में शामिल नहीं किया गया है, जबकि इस वाराणसी के करीब स्थित सारनाथ वह पावन भूमि है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसकी सांस्कृतिक महत्वता को देखते हुए 2015 में ही यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ने काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक में शामिल किया था। 2026 की शुरुआत तक हमारे देश के 44 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। 2017 में प्रधानमंत्री जी की जन्मभूमि अहमदाबाद को भारत का पहला हेरिटेज सिटी घोषित किया गया था और 2019 में जयपुर को यह सम्मान मिला है। वाराणसी के दो प्रमुख स्थल बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ 1998 से और ऐतिहासिक गंगा घाटों का रिवर फ्रंट 2021 से यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। अब समय आ गया है कि 2026 में प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि काशी को भी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का आधिकारिक दर्जा मिले। अतः आपके माध्यम से मेरी सरकार और सांस्कृतिक मंत्रालय से ये पुरजोर मांग है कि वाराणसी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित करवाने के लिए फॉर्मल नॉमिनेशन की प्रक्रिया को तुरंत और तेजी से पूरा किया जाए। सादर प्रणाम अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश में तेजी से बढ़ रहे त्वचा कैंसर के मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज कैंसर केवल एक चिकित्सीय चुनौती नहीं रह गया, बल्कि यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2026 तक भारत में प्रति वर्ष लगभग 15 लाख से अधिक नए कैंसर मामलों का अनुमान है। यह आंकड़ा हमारे स्वास्थ्य तंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। अध्यक्ष महोदय, पहले ये धारणा थी कि भारतीयों की त्वचा में मेलेनिन की मात्रा अधिक होने के कारण त्वचा कैंसर का जोखिम अपेक्षाकृत कम होता है, किंतु बदलती जीवन शैली, बढ़ते वायु प्रदूषण, औद्योगिक रसायनों के संपर्क, अत्यधिक परावैंगनी किरणों का प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में
त्वचा कैंसर के मामले में वृद्धि देखी जा रही है। देर से पहचान और जागरूकता की कमी के कारण अनेक रोगियों का उपचार समय पर प्रारंभ नहीं हो पाता, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। सरकार द्वारा कैंसर उपचार और नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्तमान में देश में लगभग 350 से अधिक समर्पित कैंसर उपचार केंद्र कार्यरत है, जिनमें 23 एम्स, 70 से अधिक क्षेत्रीय कैंसर केंद्र तथा अनेक सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल शामिल है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग